नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये राष्ट्रपति की सेकंड क्लास है और देखो जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताई हूँ और कार्यपालक शक्तियों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब ये नहीं करना है आपको, क्योंकि राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो आपके एलडीसी में भी है, पटवारी में भी है और आपकी सब्जेक्ट मतलब कि शिक्षक भर्तियों में तो है ही है, आपके सीईटी में भी है, सब में है, मतलब कि करीब करीब ज़्यादातर वैकेंसीज में है। तो जिन जिन वैकेंसीज में है वो स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना, कवर कर लेना और कंठस्थ कर लेना। और जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना ताकि आपके क्वेश्चन बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। इसके आप पूरी स्लाइड यही इंपॉर्टेंट लगा लेना। यह है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो अब मैं आपको देखो, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देने से आप सारे दिन इसके चिपके रहोगे फ़ोन की। तो फ़ोन के चिपकने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी बेहद ज़रूरी है। मैं आपको दे दूँगी कि आपको आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट की क्लास दूंगी तो आपका कम से कम 2 घंटे का टाइम मिस होगा, क्योंकि आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो मुझे पता है 2 घंटे लगेंगे। मैं 15 मिनट की क्लास देती हूँ तो आपको मुझे लगता है 40 या 45 मिनट कम से कम लगती होगी, है ना। तो आप पहले तो इसके नोट्स ढंग से बनाना और फिर ढंग से आप इसको पढ़ना, वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम बिना किसी देर करते हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 53 सबसे पहले कार्यपालक शक्तियों की चर्चा हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि समस्त कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती हैं। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं, यानी 3 आपके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, है ना। तो जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है और किसी में निहित नहीं होती है। क्लियर। फिर है अनुच्छेद 76। देखो, मैं आपको अनुच्छेद 52 से 62 तक मैं बता चुकी थी, है ना। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से और वैसे पूरी डिटेल के माध्यम से भी पिछली क्लास में मैं बता चुकी, लेकिन ये कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं, है ना। इसलिए मैं अनुच्छेद 76 पे आ गई हूँ डायरेक्ट, है ना। इसमें क्या है, राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, यानी राष्ट्रपति की जो कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है उन कार्यों करने के लिए राष्ट्रपति को एक मंत्रिपरिषद सलाह देती है ना। अब मंत्रिपरिषद का प्रधान पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, या आपके प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। देखो, राष्ट्रपति हमारे देश में एक नाम मात्र का, एक मुहर का वो है। वास्तविक रूप से चलती किसकी है? पीएम की चलती है। एक राष्ट्रपति तो एक मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से कार्य किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उन कार्यों को पीएम करता है। क्लियर। अब है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखो, आप ये संविधान संशोधन याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, के द्वारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार किंतु परंतु की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। क्लियर। यानी मंत्रिपरिषद जो कहेगी वही कार्य राष्ट्रपति करते हैं, अपनी मनमर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति मजबूत हो जाती है थोड़ी, क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस भेज सकता है। अगर मंत्रिपरिषद कोई काम करने के लिए राष्ट्रपति को कहती है तो राष्ट्रपति इस संविधान संशोधन द्वारा उस कार्य को वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। ये उनके पास एक शक्ति है उनकी। अब सुनना, देखो ध्यान से। इसके तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। क्लियर। किंतु मंत्रिपरिषद यदि उस सलाह को संशोधनों सहित या रहित राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को
सलाह है मानना बाध्यकारी होता है। ध्यान से सुनो इस चीज़ को। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार तो भेज सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद उसमें संशोधन करे या नहीं करे, लेकिन दोबारा अगर वह सलाह राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को वो मानना बाध्यकारी है, दोबारा नहीं भेज सकते हैं। केवल और केवल एक बार भेज सकते हैं किंतु परंतु के रूप में, बाकी दोबारा नहीं भेज सकते, ये बाध्यकारी है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मतलब कि घुमा घुमा के यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। फिर है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% कर दिया गया है। ये संशोधन आप याद रखना, संशोधन में शायद पढ़ा चुकी, आप प्ले लिस्ट में जाके देखना, और अगर नहीं पढ़ाई हूँ तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन। और क्योंकि जब 4 कथन आते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आप गच्चा खा जाओगे वहाँ पे, है ना। तो संशोधन, अनुच्छेद, ये आपको कंठस्थ करने हैं, ये आपको आने ही चाहिए। तो इस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% कर दिया गया है। लेकिन न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। फिर राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह से करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, या फिर मतलब कि मनोनीत होता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त होता है। क्लियर। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना, आपके मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन अगर बीच में लोकसभा भंग हो जाती है तो वो भी भंग हो जाते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो दोबारा समझ लेना, वीडियो को आप दोबारा देख लेना, दोबारा इसको ढंग से समझ लेना। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा आपके राष्ट्रपति का क्या नाम है, आपके कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस ही बनेंगे आपके, और घुमा घुमा के बनेंगे वो भी, है ना। उस टाइम आप गच्चा खा जाओगे और फिर आपको मैम याद आएगी कि हाँ मैम उस दिन वो बोल रही थी। ये मेरे शब्द ना आपके कानों में गूंजेंगे, है ना। लेकिन आप ढंग से मेहनत कर लोगे ना तो फिर नहीं गूंजेंगी, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे ना फिर आपके कानों में गूंज उठेगी मेरी आवाज़। क्लियर। अब है कार्यपालक शक्तियों में 2 शक्तियाँ और हैं। अनुच्छेद 77, इसमें क्या है कि संवैधानिक कार्य है कि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। देखो, कार्य तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, यानी जो मुहर लगती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही लगती है, पीएम के नाम से नहीं लगती है। क्लियर। लेकिन क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका मंत्रिपरिषद की होती है। अब सुनो, कोई निर्णय लेता है, यानी कोई योजना चलानी है, या कोई किसी राज्य में या किसी ज़िले में कोई काम करना है, तो उसका निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है। और जो मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कार्यकर्ता पीएम होता है वो मिलकर लेते हैं। अब भाई वो फाइनल कर लेते हैं हाँ कि ये काम हमें करना है या ये योजना लागू करनी है। फाइनल तो मंत्रिपरिषद और पीएम आपस में सलाह मशविरा करके कर लेते हैं, लेकिन पीएम को तो तब पहुंचते हैं उस कार्य के ऊपर जो मुहर लगती है ना वो राष्ट्रपति के नाम से लगती है।
उनकी कोई सलाह नहीं लेते हैं, बस वो तो एक साइन करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं। बस इतनी ही भूमिका होती है राष्ट्रपति जी की, है ना। तो ये चीज़ अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 78 में है, पीएम राष्ट्रपति को समय समय पर विधायी व प्रशासकीय कार्य के बारे में अवगत कराते हैं, यानी पीएम और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को हमारे जो विधायी, कानूनी और प्रशासनिक जो कार्य है उनके बारे में समय समय पर जानकारी देते हैं कि वो कोई दौरे पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमें वहाँ पे जाना है, वो करना है, तो वो जानकारी देते रहते हैं और कोई उनकी ज़्यादा भूमिका नहीं होती। फिर है विधायी शक्तियाँ, कार्यपालक शक्तियाँ हो गई, अब है विधायी शक्तियाँ। तो अब विधायी शक्तियों में केवल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ आती है इसके तहत। अब देखो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ इसमें है अनुच्छेद 75, इसमें पीएम और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 77 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 217 इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 148 इसमें सीएजी की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 338 में SC/ST आयोग की नियुक्ति की जाती है। 344 में भाषा आयोग की नियुक्ति की जाती है और 340 में OBC आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो विधायी शक्तियों के तहत महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की जाती हैं। ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।